पिछले दो वीडियो में हमने ये देखा कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके नाम कैसे पढ़े, और बाद में हमने कुछ मात्रा में यह भी देखा कि अगर हमें किसी त्रिकोणमितीय फलन का किसी कोण पर मान निकालना है तो वह कैसे निकाला जाए, और थोड़ा बहुत हमने सूत्रों की बात भी की। बाकी सूत्र आप साधारणतः जानते ही हैं। अब हम सीधे सीधे त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ पर आ जाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहली हमें समझने की आवश्यकता है बात वह यह है कि ये त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती होते हैं, यानी पीरियोडिक होते हैं। तो इनकी ये विशेषता होती है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स किसी t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसलिए जब हम किसी ऐसे फलन f का ग्राफ खींचते हैं तो केवल 0 से t तक खींच लें, या -t/2 से t/2 तक खींच लें, मतलब किसी भी t लेंथ के लिए अगर ग्राफ खींच लें तो बाद में उस ग्राफ को हम रिपीट कराते चले जाते हैं तो हमारा काम चल जाता है। साइन के बारे में हम ये जानते हैं कि साइन x प्लस 2 इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स। इसलिए हम उसका ग्राफ केवल एक 2 लंबाई में खींचेंगे और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी देखते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तब एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स implies f एक विषम फलन यानी ऑड फंक्शन है। तो जैसा ग्राफ प्रथम चतुर्थांश में होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही तृतीय चतुर्थांश में होगा, और जैसा दूसरे चतुर्थांश में होगा वैसा ही चौथे चतुर्थांश में होगा। इसलिए ऐसे ग्राफ को केवल x के धनात्मक मानों के लिए या शून्य के लिए खींचना पर्याप्त होता है, क्योंकि फिर उसकी सहायता से बाकी ग्राफ खींचा जा सकता है। तो हम अपने इस ग्राफ को केवल 0 से पाई तक खींचेंगे, और 0 से पाई तक खींचेंगे तो इसकी देखा देखी -पाई से 0 तक खींच जाएगा, जिसकी वजह से -पाई से पाई तक खींच जाएगा, अर्थात 2 पाई लेंथ पर खींच जाएगा, और फिर हम इसको रिपीट करा देंगे क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है। यह हमारी योजना है। अब इसमें हम ये समझने की कोशिश करें कि पाई इतना लंबा है तो ये लगभग 3.14 है, तो लगभग 1 जो है वो इतना बड़ा होगा, तो 1 लगभग इतना बड़ा होगा और -1 लगभग इतना बड़ा होगा। ये बात हम समझ सकते हैं। अब π/2 तक लगभग ये लंबाई आएगी, इस बात को हम देख सकते हैं। और इसके अगर मैं आधा करूं तो यहां कहीं मेरा π/4 होगा, और इसके आधे से थोड़ा सा मैं कम करूं तो वहां पर कहीं पर π/6 होगा, और इतना ही मैं आगे को चलूं तो π/3 होगा, ताकि 0 से π/6 से π/3 और π/3 से π/2 तीनों बराबर भाग हों। इसी प्रकार की बात मैं आगे भी करूंगा, लेकिन उसमें मैं कुछ सहायता दूंगा। तो पहले अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगी। अभी मैं केवल उस टेबल को 3 मानों के लिए बना लेता हूं, x y। ग्राफ खींचना है y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अभी मैं इसमें इस बात का प्रयोग नहीं कर रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसका नाम चाहे तो आप एफ एक्स ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो आप इसको थोड़ा 0 पर देखना चाहेंगे, आप इसको
π/6 पर देखना चाहेंगे, आप इसको π/4 पर देखना चाहेंगे, और आप इसको π/3 पर देखना चाहेंगे, और आप इसको π/2 पर देखना चाहेंगे। तो साइन 0 0 होता है, साइन π/6 1/2 होता है, तो 0.5 आ जाएगा, और π/2 पर इसकी वैल्यू बनाती है। π/4 पर साइन x साइन π/4 1/√2 होता है, जिसको हम √2/2 कर सकते हैं, और इसको 1.4 लिखा तो ये लगभग 0.7 आएगा। ये लगभग मान है आपका। इसी प्रकार से अगर आप π/3 की बात करें तो उस पर वैल्यू √3/2 आती है, तो उसको आप 1.73 डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं, तो उसको आप 0.8, और ये इसका लगभग मान है, तो इसलिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 × 8 = 16, 1 3 2 6 12, तो 0.86 के करीब कह सकते हैं आप इसको, या 0.87 कह दीजिए आप इसको, क्योंकि √3 का मान 1.73 से थोड़ा बड़ा होता है, तो 0.87। इन मानों को जब आप यहां पर लगाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? 0 पर 0 है, और π/2 पर इसकी वैल्यू 1 है, यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, और इसके अलावा π/6 पर ये 0.5 है, तो बिल्कुल आधा ऐसा करके हम देखें तो इधर की तरफ ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हम ये देखें कि π/4 पर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो π/4 पर थोड़ा सा ही बढ़ जाता है, π/3 पर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास ये चीजें आती है, ये बिंदु आते हैं। अब इन बिंदुओं को कैसे मिलाएं, ये एक समस्या है। सीधा करके मिलाएं, या इसको जो है हम ऐसे मिलाएं, या फिर इसको हम ऐसे करके मिलाएं। कैसे मिलाएं वो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम थोड़ी सी डेरिवेटिव की सहायता लेंगे। तो डेरिवेटिव की जब सहायता हम लेंगे तो हम देखेंगे कि dy/dx cos x आ रहा है, जो कि > 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो तो खैर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये खतरा भी नहीं रहा कि बीच में कभी कभी नीचे जाकर ऊपर आएगा। दूसरी बात ये है कि d²y/dx² निकालें तो वो -sin x आ रहा है, और वो <= 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, यानी कि कनकेव डाउन है। तो कनकेव डाउन है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो कनकेव डाउन है, यानी कि जैसे y = -x² का ग्राफ बनता है, इस प्रकार से वैसा आएगा, और इंक्रीजिंग में आएगा। 0 पर जब डेरिवेटिव हम देखते हैं तो dy/dx की वैल्यू x = 0 को 1 आ रही है, यानी कि जो हमारी लाइन है π/6 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 आ रही है। तो ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो थोड़ा सा इसके नीचे से हम जो है जाएंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे, बल्कि थोड़ा ज्यादा लग गया लगता है, इसको थोड़ा हम यहां कर दें, तो इसके ऊपर से हम जाएंगे ऐसा करके। ये टेंजेंट है, तो इसको हम टेंजेंट लेके चलेंगे, और π/2 पर हम डेरिवेटिव देखें तो π/2 पर 0 है, तो वहां टेंजेंट ऐसे है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां से इसे छूते हुए हम आगे बढ़े और कनकेव डाउन चले, और ये ग्राफ हमने बनाया। तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है y = sin x का 0 से π/2 तक। अब हमारे पास एक जानकारी है, और वह जानकारी यह है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा जो फंक्शन है y = sin x या fx = sin x, उसमें हम ये कह सकते हैं कि sin π - x = sin x। तो जैसे x को आप π/6 रखें तो आप यहां पर हैं, लेकिन यहां रखेंगे π/6 तो π से π/6 पीछे है, लेकिन जैसी वैल्यू ये है वैसी वैल्यू यहां पर है। अगर x को π/4 रखें तो यहाँ π - π/4 हो जाएगा, तो जैसी π/4 पर वैल्यू है वैसी वैल्यू यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन के अबाउट ये ग्राफ ऐसा का ऐसा ही बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हमने ये भी देखा कि फंक्शन हमारा ऑड था, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ हमारा आगे भी बन जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं। हम इसको अगर पीछे की तरफ खींच लें थोड़ा, और ये देखें कि ये 0 से पाई था, तो ये -π यहाँ पर लगभग होगा।
मेरे ख्याल से, और -π/2 यहां होगा। तो -π/2 को वैल्यू -1 आएगी, ये -1 आ गई, और इसको ग्राफ, ये ग्राफ इसी प्रकार से होगा, यहां कंटिन्यूटी बदल जाएगी और ये इस प्रकार से होगा। आप ऐसा समझें जैसे इसकी इमेज पहले आपने यहां ले ली हो और फिर इसकी इमेज आपने यहां ले ली, ये ग्राफ बन गया। अब आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका मन है कि आप इसे, ये आपके पास में आगे लाइन चलती जा रही है, तो आपका मन है कि भाई चलो मैं इसको, यहां पर कहीं मेरा 2π होगा, यहां पर कहीं मेरा 3π होगा। तो जैसा ग्राफ मैं खींचना चाहता हूं आगे, तो मैं इससे 2π पीछे चल रहा हूं, तो पाई में से 2π घटाएंगे -π आएगा। यानी जैसे नीचे से शुरू हो रहा है इस प्रकार से शुरू होगा और फिर पाई आगे जाकर 0 पर पहुंच जाएगा और फिर आगे चलेगा। तो यहां तक जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का आएगा और यहां पर ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, और इसी प्रकार से फिर ये आगे और इधर पीछे चलता रहेगा। तो ये हमारा y sin x का ग्राफ है जिसे मैंने आपके सामने रखा है। मैं आशा करता हूं कि इसका उपयोग करके आप y cos x का ग्राफ स्वयं खींचेंगे। अगली बार हम y tan x के ग्राफ की विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसका आनंद लीजिए।